बच्चों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, चैप्टर हमारा था 10 और हमारा टॉपिक था उपनिवेशवाद और देहात। पाठ का नाम था उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें जो अब पढ़ना है, हमारा जो अब टॉपिक है वो है राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे। ठीक, यहाँ पर हम ये कारण जानने का प्रयास करेंगे कि जो जमींदार राजस्व की राशि जमा नहीं करते थे समय से, या उनको ना देकर निरंतर बढ़ाते रहते थे, उसका क्या कारण था, क्यों ऐसी चूक होती थी। तो मैं बता दूं कि जब इस्तमरारी बंदोबस्त आया, यानी 22 मार्च 1793, कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैसे भूमि को सुधार के लिए, भूमि की व्यवस्था सुधार के लिए या कर के निर्धारण के लिए कोई व्यवस्था आती है, जैसे हमने देखा एक व्यवस्था आई थी दहसाला भूमि, दहसाला भू व्यवस्था, राजा टोडरमल से संबंधित। तो दहसाला भू व्यवस्था क्या है? यह भूमि से संबंधित है। भूमि पर लगने वाला कर, उसकी नपाई किसको दी जाएगी, ये सारे जो भी विवरण है वो सब इस व्यवस्था के अंतर्गत दिए हुए हैं। यानी इससे संबंधित कोई बात अगर जानकारी लेनी है तो हम दहसाला व्यवस्था पढ़ लें, पता चल जाएगा कि इसमें किसको जमीन दी जाती थी, किसको नहीं दी जाती थी, किससे कब छीन ली जाती थी, ये सारी चीजें कर का निर्धारण। ऐसे ही अंग्रेजों के शासनकाल में एक व्यवस्था आई इस्तमारी बंदोबस्त। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि कर का निर्धारण कर दिया गया। कर का निर्धारण कर दिया गया। पहले क्या होता था? पहले फसल देखकर फिर कर का निर्धारण किया जाता था। फसल अच्छी है उस हिसाब से कितनी फसल हमारी हुई है, इतना टैक्स हमारा हुआ। अब क्या है कि पहले से निर्धारित है। क्यों ऐसी व्यवस्था इन्होंने अपनाई? जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने देखा यहाँ की व्यवस्था को, तो इनको लगा कि यहाँ व्यवस्था जो है वो असंगठित है। असंगठित है यानी इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कृषि का कोई तरीका नहीं है व्यवस्थित कि लगान कैसे वसूलेंगे और क्या करेंगे। तो इन सभी के कारण इनको लगा कि अव्यवस्थित होने के कारण यहाँ जो कृषक है, जो जमींदार है, वो सब असुरक्षा महसूस करते हैं। इनमें सब में असुरक्षा का भाव है। असुरक्षा का भाव कैसे? अब कृषक जो है वो सोचता है कि हम उत्पादन चाहे ज्यादा अच्छा करेंगे तो जमींदार ज्यादा ले जाएंगे, इससे अच्छा है इतना ही करो जितने में अपना पेट भर जाए। जैसे भी कुछ भी चीजें होती है, थोड़ा सा आदमी लापरवाही भी कर जाता है या कृषि व्यवस्था पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, जो उसका व्यक्तिगत लाभ बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि असुरक्षा का भाव है, तो सोचते हैं कि हम व्यवस्था लेके आए कोई ऐसी जिसके कारण यहाँ का कृषक, जमींदार व व्यापारी सुरक्षा महसूस करें। यानी इनको लगे कि हम अब सुरक्षित हैं, निर्धारित है, उतना देने के बाद जो भी बच रहा है वो हमारा है। ये तो था इनका कॉन्सेप्ट, लेकिन ये असफल हो गया। तो क्यों असफल हो गया, इसका कारण हम लोग देखते हैं। जो कर था, जब उसका निर्धारण किया गया तो कंपनी ने सोचा कि हम बार बार तो कर बढ़ाएंगे नहीं, इसलिए इन्होंने कर की मात्रा जो थी वह काफी अधिक रखी। ठीक, कर की मात्रा जो थी
वो काफी अधिक कर दी। अधिक कर की मात्रा और उत्पादन शून्य, ऐसे में व्यवस्था सफल हो सकती थी? बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। जब उत्पादन में वृद्धि आप करवाइए तब आप टैक्स बढ़ाकर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पादन बढ़े उसके लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, कर आप बढ़ाकर ले रहे हैं, कर निरंतर लेना चाहते, तो ऐसे में क्या होगा, जो देने लायक है वो भी नहीं देगा। तो ऐसे में होता क्या था कि कर की दर जो थी वह बहुत ऊंची थी, कर की दर बहुत ऊंची थी। इसके कारण जमींदार कर देने में कोताही मतलब लापरवाही करते थे या फिर नहीं देते थे, और यह निरंतर कर इनका बढ़ता जाता था और फिर एक दिन इनकी संपत्ति नीलाम हो जाती थी। ठीक, तो ये पहला कारण था कि कर की मात्रा जो अधिक थी इसके कारण कर ये नहीं देते थे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा बिंदु आता है कि ये और क्यों नहीं देते थे। पहला बिंदु आया कि कर की ऊंची दर। ठीक, ये आपका पहला टॉपिक निकल गया, ऐसे कि क्यों चूक करते थे। दूसरा जो था, ये व्यवस्था लागू की गई 1790 के दशक में यानी कि 1793 में। तो ये पूरे दशक की बात हो रही है, उस दशक में लागू की गई। उस समय उत्पादन बहुत कम था, उत्पादन बहुत कम था। ठीक, अब उत्पादन कम है, नई व्यवस्था आ रही है, कर निर्धारित है, कर की मात्रा अधिक है, दे पाना तो बहुत आसान है, तुरंत दे देंगे सारा कर। नहीं दे पाएंगे ना, तो क्या होगी, ये व्यवस्था फ्लॉप हो जाएगी। दूसरी बात क्या थी, इसी कारण रैयत कर अदा नहीं कर सके। ठीक, रैयत क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, और जब किसान या रैयत कर अदा नहीं कर रहा है अपने जमींदार को, तो वह जमींदार कैसे दे सकता है कंपनी को, नहीं दे सकता ना। तो इसीलिए कंपनी इनके ऊपर डंडा चलाएगी, और जब इनके ऊपर डंडा चलेगा तो ये ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाएंगे। तो ये दूसरा कारण था, कह सकते हैं हम, असमय व्यवस्था का लागू होना। असमय मतलब जब अनुकूल दशाएं होती, उत्पादन बढ़ जाता खूब अच्छे से, तब आप लागू करा देते, तो ऐसे चल जाता। दूसरा तो ये कारण था। फिर आते हैं तीसरे कारण पे। तीसरा था राजस्व का असमान होना। असमान होने का मतलब, कभी कभी फसल खराब हो जाती थी। ठीक, अब पहले तो आपने देख लिया उपजाऊ भूमि। ठीक, जहां सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है वहां कर की मात्रा ज्यादा, उससे कम में थोड़ा सा कम, फिर उससे कम में थोड़ा सा कम, उससे कम में थोड़ा सा कम। यानी आपने जमीन की उपजाऊता देखकर कर का निर्धारण तो कर दिया, यानी कि आप ये कर क्या है, असमान है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। लेकिन हो सकता है कभी यहाँ उत्पादन ठीक हो जाए और यहाँ पर गड़बड़ हो जाए, कभी हो सकता है यहाँ अच्छा हो जाए, यहाँ गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कभी यहाँ पर सबसे अच्छा हो जाए, तीनों में गड़बड़ हो जाए। ये तो फसल चक्र के ऊपर निर्भर करता है। तो ये क्या था कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती जो इन चारों स्थानों पर खेती करने वाले के लिए संयुक्त रूप से लागू की जाती और सबको ध्यान में रखकर लागू की जाती, तो शायद एक कृषक जिसका यहाँ पर भी खेत है और यहाँ पर भी खेत है, वो अपने आप को बैलेंस कर पाता। अगर यहाँ पर खेत है और यहाँ पर है,
यहाँ पर उत्पादन हो गया थोड़ा सा, यहाँ नष्ट हो गया, तो ये क्या हुआ, पूरा चला गया कर में, यानी ये शून्य। ऐसे ही तो हो गया। तो क्या था कि असमान वितरण है। यहाँ का जो उत्पादन था वो यहाँ की कुल उत्पादन यानी यहाँ का जो कर था, यहाँ का जो कर है वो काफी कम होगा, यहाँ का कर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ का कुल उत्पादन यहाँ तो सिर्फ कर देने भर का होता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ की फसल बर्बाद हुई तो ये पूरा इसका टैक्स में चला गया, वो पैदल हो गया। तो यही था कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती कि समान रूप से कर लागू होता और एक बीच का रास्ता निकाल के कर लागू किया गया होता कि सबको साथ में लेकर चला जाए, तो शायद ये व्यवस्था ज्यादा सफल हो पाती। ये था इसका तीसरा कारण। और इस तीसरे कारण में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून क्या था? इस व्यवस्था के अंतर्गत समय दिया जाता था कि मान लीजिए दिया गया है 30 जनवरी, ठीक, तो 30 जनवरी को शाम को सूरज ढलने से पहले आपको पूरा कर पहुंचा देना है। अगर उस दिन शाम को सूरज ढलने से पहले यानी सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंचा तो आपकी जिम्मेदारी स्वतः निरस्त मान ली जाएगी और अगले दिन उस पर किसी दूसरे से बोली लगवा दी जाएगी। ठीक, ये कारण था तीसरा, यानी बहुत ज्यादा कड़ाई से कर को वसूल करना। फिर इसके बाद आपका आता है जो चौथा कारण वो था जमींदारों की शक्ति समाप्त होना। देखिए जो जमींदार होता था वो पहले क्या होता था कि स्थानीय पुलिस व्यवस्था वही देखता था। अधिकार कौन से थे? स्थानीय न्याय व्यवस्था, स्थानीय पुलिस व्यवस्था, ये सारी चीजें वही देखता था। अब अगर उसके पास पुलिस है तो अगर उसे किसी कृषक से कर लेना है तो आसानी होगी या मुश्किल? आसानी होगी। लेकिन किया क्या गया कि इस स्थानीय पुलिस व्यवस्था को इसके अधिकार से हटा दिया गया और यह स्थानीय पुलिस का जो कार्य था वह कलेक्टर की देखरेख में चला गया। इस तरह से जमींदार क्या हुआ? शक्तिहीन हो गया। यानी अब किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहे तो क्या करे? खुद लाठी लेके जाए किसान को मारे? यही तो हो सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं। ये कर नहीं पाएगा लाठी लेके मारने का काम। यानी जब एक कृषक के यहाँ जाएगा भैया कर दो, वो कहेंगे कर नहीं है, ये क्या करेगा? घर वापस चला आएगा, लड़ाई तो करेगा नहीं। पुलिस होती तो क्या करती कि पीट के ले लो या घर में घुस जाओ निकाल लाओ सब, ऐसा हो सकता था। लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था इनके पास है नहीं। दूसरा क्या था? स्थानीय न्याय। मान लीजिए आपने कर नहीं दिया तो आपके ऊपर मुकदमा, और मुकदमे में 5 से 10 दिन के अंदर निर्णय हो गया कि आपकी जमीन जब्त कर ली जाएगी या आपके पशु जब्त कर लिए जाएंगे या फिर आपकी आने वाली फसल जो है वो जब्त कर ली जाएगी या अन्य कोई संसाधन आपके पास है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा जब तक आप कर नहीं दे देते। लेकिन अब क्या है, ये भी न्याय व्यवस्था जो है वो भी कलेक्टर की देखरेख में, और कलेक्टर की देखरेख में जाने के बाद वाद लंबित हो जाते थे अधिक समय तक। जैसे मान लीजिए इस बार कर नहीं दिया आपने, उसका मुकदमा जमींदार ने कलेक्टर के ऑफिस में जाकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया, वो चल रहा है कई वर्षों तक चल रहा है। पता चल रहा है किसान की मृत्यु हो गई, वो मुकदमा फाइनल ही नहीं हुआ, जमींदार भी मर गया, किसान भी मर गया, मुकदमा भी धीरे से मर गया। वही तो होगा, मुकदमा भी मर ही जाएगा। तो ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई जो जमींदारों को शक्तिहीन बना दिया इस कानून व्यवस्था ने, जिसके कारण कृषकों से पैसा निकाल पाना या कर निकाल पाना काफी मुश्किल हो गया। अब यहाँ पर मैं बता दूं, जमींदारों के मार्फत में यानी इनकी देखरेख में जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे अमला। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि जमींदारी प्रथा में कर वसूल करने वाले को क्या कहा जाता था, तो वहां पर लोग अमूमन लगा देते हैं जमींदार। हालांकि जमींदार नहीं है, यह एक अधिकारी है। ठीक, इस पद पर जमींदार अपने किसी विश्वास पात्र को नियुक्त करता था जो जाकर के कर की वसूली करता था।
तो हमने ये देखा कि कैसे एक व्यवस्था के आ जाने से जमींदार शक्तिहीन हो गए और शक्तिहीन होने के कारण कैसे पूरी व्यवस्था वो विफल हो गई। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जोतदार जो थे उनका उदय कैसे हो गया। देखो बच्चों, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसमें सिंपल सा था, हमें ये देखना था कि जो चूक होती थी जमींदारों से, जो पैसा नहीं दे पाते तो वो क्यों नहीं दे पाते थे। तो इसमें कई कारण हमने देखे जिनकी वजह से वो नहीं दे पाते थे। अगर अभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत जमींदार क्यों कर नहीं अदा कर पाते थे, तो उसमें आप ये चारों कारण आप अपने डिटेल में लिख सकते हैं कि इन कारणों की वजह से वो नहीं दे पाते थे। अब आते हैं हम लोग जोतदार। तो जोतदार क्या होता है? जोतदार वर्ग का उदय कैसे हुआ, इस वर्ग का उदय, इसको हम लोग पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के आरंभ में जमींदार ठीक 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदारी व्यवस्था जो थी वो संकट के दौर से गुजर रही थी। यानी कि ऐसी सिचुएशन थी कि जमींदारी व्यवस्था लगभग समाप्त होने के कगार तक पहुंच गई थी। अब उसका कोई खास अस्तित्व या मतलब नहीं रह गया था। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था में किसी न किसी को तो उदित होना ही था, आगे बढ़ना ही था। तो यहीं पर उदित होता है जोतदार वर्ग। ये वर्ग क्या है? ये वह वर्ग है जो खेती करता था। वो खेती की जमीन किससे लेता था? जमींदार से कृषि के लिए जमीन लेता था और कृषि करता था। उत्पादन के बाद जमींदार को लगान अदा कर देता था। लेकिन कुछ ऐसे जोतदार थे जिनका रकबा काफी बड़ा था, जिनका जो क्षेत्र था, खेत था, वो काफी बड़ा होता था। ये ऐसे में इनको धन ना देकर काफी धनवान हो गए, अपने पास काफी धन इकट्ठा कर लिया इन्होंने, और इसी के परिणाम स्वरूप जब ये अस्तित्वहीन हुए तो ये शक्तिशाली हुए। ठीक, ये शक्तिशाली हुए। इन्हीं के असफलता, इन्हीं की अव्यवस्था के कारण इनका उदय होता है और इनको शक्ति संपन्न होने का मौका मिला। फ्रांसिस बुकानन का नाम आप लोगों ने सुना है। तो फ्रांसिस बुकानन जो है वो अपने एक विवरण में दिनाजपुर जिले का सर्वेक्षण देते हैं। लेख में दिनाजपुर का वर्णन करते हैं। ठीक, इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि जो छोटे छोटे स्तरों पर कृषि करने वाले थे वो इनको कर ना दे करके, इनका पैसा हजम करते करते बड़े जोतदार बन गए और कुछ जोतदार तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली कि हजारों एकड़ जमीन के मालिक हो गए। कैसे भाई? इन्होंने कर नहीं दिया तो इनके पास पैसा इकट्ठा रहा। उस पैसे को जब कभी नीलामी हुई जमींदार की जमीन की तो इन्होंने खरीद लिया। तो ऐसे करते करते ये जोतदार वर्ग का उदय हुआ और ये बड़े स्तर पर स्वामी बनते चले गए, भू संपदा बनाते चले गए बड़े स्तर की। इन्हीं को बाद में इन्हें उत्तरी बंगाल में जोतदार
जाना जाता था। जो ये धीरे धीरे करते करते अपनी प्रॉपर्टी को बड़ी कर लिए, जमींदारों का पैसा हड़प कर, इन्हें उत्तरी बंगाल में जोतदार कहा जाता था। जोतदार। और यही इस समय सर्वाधिक शक्तिशाली हो गए। अब इसमें दो प्रश्न और मिलेंगे आपको इनके नाम से संबंधित। इन्हें कहीं पर हवलदार तो कहीं पर गाटीदार कहा जाता था। ठीक, अब इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इनसे संबंधित दो प्रश्न हैं कि इन्हें कहीं पर हवलदार और कहीं पर गाटीदार कहा जाता था। इस टॉपिक में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कैसे चूक हुई या जमींदार कैसे अपना टैक्स का पैसा नहीं दे पाए कंपनियों को, और कंपनियों ने उनकी जमीनें कैसे हड़प ली और कैसे वो शक्तिहीन होते चले गए और कैसे उनकी व्यवस्था नष्ट होती चली गई। और फिर जोतदार वर्ग का उदय कैसे हुआ, तो उनमें उनके पीछे यही कारण था कि जमींदारों का पैसा जो उनको वापस देना था कर के रूप में भारी संख्या में ये हड़पते गए, अपने पास स्टोर करते गए और फिर धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो गए, इतने धनाढ्य हो गए कि इन्होंने जब नीलामी हुई उनकी संपत्तियों की तो स्वयं खरीद लिया। खरीदने के बाद ये सर्वाधिक शक्तिशाली हो गए बंगाल में, जिन्हें इनको कहीं पर हवलदार तो कहीं पर गाटीदार के नाम से जाना गया। दूसरी बात, जमींदार से संबंधित जो कर होता था वो वसूलने कौन आता था, ये प्रश्न अमला। ठीक, इसका उत्तर है। तो दो तीन प्रश्न में आएंगे महत्वपूर्ण जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि गाटीदार या हवलदार से आप क्या समझते हैं, तो वही कि उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में वे लोग जिन्होंने जमींदारों का पैसा हड़प लिया, लंबे समय तक पैसा न देकर धन इकट्ठा कर लिया और फिर नीलामी के समय बोली लगाकर जमींदारों की जमीनों को खरीद लिया, वे जोतदार, गाटीदार या हवलदार कहलाए। जमींदारों का जो कर था वो वसूलने का जो काम करता था वो अधिकारी कौन होता था, वो अमला होता था। ठीक है, तो ये वीडियो आपका इतना ही कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग आगे अपना टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको तैयार कीजिए अच्छे से, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। हो सकता है इसमें कुछ चीजें छूट गई हो जो आपकी किताब से हो, उसको हम लोग कवर कर लेंगे जब भी कोई समस्या होगी तो। ठीक है, थैंक यू।